देखिए छात्रों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में जो है बड़ी उपलब्धियों को कैसे प्राप्त करें। और जब हम बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो जाहिर है कि उसके लिए एक बहुत अधिक मेहनत की भी आवश्यकता होती है, एक जुनून की आवश्यकता होती है और कोई ना कोई प्रेरणा भी हमें प्राप्त होती रहे, इसमें उस सभी की आवश्यकता होती है। और इन सभी का समग्र रूप ही होता है सफलता, यानी कि विजय या उपलब्धि। एक बड़ी उपलब्धि के लिए एक बड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। तो यहां हम इस बारे में बात करेंगे तो उसमें कुछ बिंदु हैं जो जिन पर हम ध्यान देंगे। विशेष रूप से कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनकी वजह से हम विजय पा सकते हैं, जीवन में सफलता का स्वाद चख सकते हैं, बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, एक बात तो निश्चित है कि जीतना सभी चाहते हैं, सफल होना सभी चाहते हैं, पर वास्तव में सभी को सफलता मिलती है? तो आप सभी उत्तर देंगे सभी को तो नहीं मिलती। ये हम भी जानते हैं कि कुछ लोगों को ही सफलता का स्वाद ज्ञात होता है, शेष जो है कभी जो है सफल नहीं हो पाते, जीवन में भी नहीं हो पाते। तो इसके लिए जो है कुछ विशेष चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है, विशेष बिंदु हैं। अगर हम जीवन में उन बिंदुओं पर ध्यान दें तो जो है हम अपनी सफलता को जो है प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी उपलब्धियां जो आपने सपने देखे हैं, बड़े ऊंची उड़ान जो है उसके लिए आवश्यक होती है, तो उसके लिए आप बड़ी उड़ान के लिए जो है उस सफलता का स्वाद भी चख सकते हैं, अगर आप में वो जुनून है तो अब इसी पर जो है मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। एक तो सबसे पहले है कि एक जुनून। आपका किस क्षेत्र में, कोई भी जो है, कोई भी क्षेत्र है जिसमें आप अपनी उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं, विजय प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में आपका जुनूनियत की हद तक जो है एक इतना ज्यादा वो होना चाहिए कि बस वो प्राप्त करना ही है। आपका पैशन जो है वो कैसा है, तो इसके लिए आप ध्यान दें कि आपको क्या चीज अच्छी लगती है। मतलब पॉजिटिव चीजों में, नकारात्मक चीजों में नहीं, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव चीजों में क्या अच्छा लगता है। आपकी जो एज है, टीन एज है, उसमें हम ये डिसाइड भी कर सकते हैं कि हमें क्या एक और बात है, सफलता के लिए किसी उम्र की विशेष आवश्यकता नहीं होती। सफलता 20 साल, 15 साल, 50 साल, 60 साल, जब तक मनुष्य जीवित है तब तक वो अपने लक्ष्य निर्धारित कर सकता है और उन्हें प्राप्त कर सकता है। सफलता के लिए जो है कोई उम्र, आयु, वह ये कोई विशेष महत्व नहीं रखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कई लोगों ने जो है, जैसे खोजा सिंह थे, अभी सरदार जी थे, कुछ समय, ज्यादा नहीं, कुछ समय पूर्व की बात है, वो 102 साल के थे और फिर भी वो मैराथन जो है वो जीतते थे। तो 100+ होने पर भी उनमें वो जज्बा था कि मुझे ये काम करना है। और अभी मैं परसों के अखबार में, जैसे कि आज 23 अप्रैल 2023 है, सॉरी 22 अप्रैल 2023 है, तो अब से 2 दिन पहले के अखबार में आया था कि एक महिला है, बुजुर्ग महिला, 106 साल की, और उन्होंने जो है अपनी डिग्री कंप्लीट की है। 106 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी जो है ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की है। तो ये जज्बे की बात है, जुनून की बात है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक मुझे याद है कि किस प्रकार से उन्होंने छोटे छोटे भूमिकाएं फिल्मों में की, और उनकी अगर आप चेहरे को देखें, चेहरा मोहरा किसी भी हीरो से जो है मेल नहीं खाता। और जब आए थे तो बिल्कुल ही कमजोर और कांधे, और कोई बनावट उनकी ऐसी नहीं थी। गांव में हंसी उड़ाते थे कि ये हीरो बनने चला है। और ये जब मुंबई आए तो मुंबई में इन्होंने जो है वो एक छोटे छोटे भूमिकाएं निभाई, बहुत संघर्ष किया, और उस संघर्ष में इन्होंने ये बताया, जब ये अब आज सफल है, सफल अभिनेता के तौर पे जाने जाते हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। तो इनका एक था कि व्यक्ति में जुनून होना अति आवश्यक है, जुनून होना चाहिए। वो उसने कहा कि मैं, अगर ये 15 साल में उसको सफलता मिली है, कहता कि मैंने अगर 30 वर्ष भी इसमें लगाने पड़ते तो मैं लगाता, मैं इसी लाइन को मैं जो है अपना सफलता प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो कि हमें याद रखनी है, जिनकी वजह से जो है हमें सफलता के बारे में, एक सबसे पहली बात तो है जुनून। अब जुनून की बात है, थोड़ा मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं कि जुनून का मतलब क्या है। एक अमेरिका में, देखिए, अमेरिका में जो है एक ब्रिज है,
उस ब्रिज का नाम है ब्रुक नेन ब्रिज। कभी आप इसके बारे में पढ़ना, ब्रुकनेन ब्रिज अमेरिका में, ठीक है। अब इस ब्रुकनेन ब्रिज कहां से कहां तक है? वो है न्यूयॉर्क सिटी से लेकर के एक आइलैंड है, यानी कि टापू, और बीच में क्या है? अथाह समुद्र। ये क्या है? सी, समुद्र है। ये जो है ब्रुकलिन ब्रिज जो है कब बना था? 1883। लगभग 140 साल पहले ब्रुकलिन ब्रिज बना था। अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी से लेकर के एक समुद्र के ऊपर आइलैंड तक जाना था। और इसकी कल्पना आज से 140 साल पहले जिसने की थी वो व्यक्ति इंजीनियर था, जॉन रैम्बलिंग। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको बता दूं, मैं कोई कहानी नहीं, एक सत्य घटना बता रहा हूं जो जुनून की हद तक है। आप देखेंगे कि इसमें जुनून कितना था। उसके हमने सोचा कि ये कल्पना जो मुझे ये एक इंजीनियर था, जॉन रैम्बलिंग। इसने एक कल्पना की कि मैं न्यूयॉर्क सिटी से लेकर के समुद्र के ऊपर एक जो है ब्रिज बनाऊंगा, और उस ब्रिज का नाम है आज ब्रुकलिन ब्रिज। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो उसके फोटोग्राफ्स आ जाएंगे कैसा बना हुआ है। 1883 में इसका निर्माण किया, और यह था इंजीनियर, इसकी कल्पना थी। ये एक इंजीनियर थे, और ब्रुकलिन ब्रिज जो है इनकी कल्पना थी, ठीक है। तो इस इंजीनियर जॉन रैम्बलिंग के जुनून की कहानी है ये ब्रुकलिन ब्रिज। इसने कहा, अपने मित्र इंजीनियरों से कहा जो इनके फ्रेंड थे, कि ऐसे ऐसे इसके ऊपर एक ब्रिज का निर्माण किया जाए न्यूयॉर्क से लेके टापू तक, और बीच में समुद्र है। उस टापू को न्यूयॉर्क सिटी से जोड़ने के लिए जो है उसने इस पुल का या ब्रिज का निर्माण करने का सोचा, और इन अपने मित्रों को इसको सूचित किया। मित्रों ने क्या किया कि उसकी हंसी उड़ाई, पहले तो मजाक, ये क्या कल्पना करता रहता है, ये असंभव चीज है। पर जॉन रैम्बलिंग ने क्या किया कि इस काम के लिए अपने बेटे को मना लिया था। एक इसका बेटा था, काफी जिद्दी था, उसका नाम था वाशिंगटन, ठीक है। जॉन रैम्बलिंग का क्या है, ये पुत्र है, और उसका नाम है वाशिंगटन। वाशिंगटन जो था काफी जिद्दी था, और इसको मना लिया। तो इंजीनियर इनके साथ जुड़े, उनको तो खैर पेमेंट से का मतलब था कि पेमेंट मिलेगी। तो जॉन रैम्बलिंग की कल्पना, जुनून, और उसके बेटे के साथ उसने मिलकर के और एक इंजीनियर की टीम बनाई, इंजीनियर्स की, और उन्होंने इसका निर्माण शुरू किया। निर्माण कार्य के दौरान एक बड़ी घटना हुई, ठीक है, एक बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें कुछ जो बन चुका था, निर्माणाधीन दीवारें वगैरह थी, या कुछ पुल वगैरह की दीवारें, तो वो गिर गई, जिसमें जॉन रैम्बलिंग की डेथ हो जाती है, हो गई। वाशिंगटन जो इसका बेटा था जिद्दी, इसका जुबान चली गई, बोल नहीं सकता था, शरीर हिलना डुलना बंद हो गया बिल्कुल, थोड़े से हाथ कांपते थे, ऐसे कांपते आते थे बस। अब क्या किया कि इसने जो पुल का निर्माण किया, इस वाशिंगटन ने कैसे किया, इसने अपने इंजीनियर मित्रों को बुलाया, और अपनी पत्नी जो थी, थोड़े हाथ कंपन करते थे, तो अपनी पत्नी के हाथ पर ये कम कांप करके वो कुछ लिखता था, ऐसे करके इशारों में समझाता था। और वो पत्नी जो स्पर्श अनुभव करती थी, वो समझ करके उन भावनाओं को जो उसके मन में थी, उन भावनाओं को समझ करके जो है उनको इंजीनियर्स को बताती रही। और कुछ ही समय में उस कल्पना जो जॉन रैम्बलिंग की कल्पना थी वो साकार हुई, और 1883 में ब्रुकलिन ब्रिज बना, जिसने न्यूयॉर्क सिटी से न्यू आइलैंड, एक द्वीप था, उसको जोड़ दिया, और आज विश्व के सबसे सुंदर, पुख्ता
ब्रिज में से जो है इसकी गिनती आती है। तो एक जुनून की कहानी जो मैंने बताई है वो ब्रुकलिन ब्रिज के बारे में है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। कम से कम आप गूगल पे इसके मैप सर्च जरूर करना कि ब्रुकलिन ब्रिज कहां से कहां तक है और कैसे कब बना था। तो ये अमेरिका का एक ब्रिज है जो न्यूयॉर्क सिटी से लेकर के आइलैंड तक था और जॉन रेमलिंग की कल्पना थी और बाद में उसको साकार किया उसके बेटे ने, वाशिंगटन ने, जो कि दुर्घटना में जॉन रेमलिंग मर गया मतलब दुर्घटना में। और वाशिंगटन की हालत तो ये हो गई कि उसका शरीर हिलने डुलने से वंचित हो गया, जुबान बिल्कुल बंद हो गई, बस हाथ कपकपाते थे। उसने अपनी पत्नी के हाथों पर कुछ ऐसे कंपन करते हुए स्पर्श से समझाता था। उसकी पत्नी अन्य इंजीनियर्स को बताती रही और फिर ये पुल बना, ब्रिज बना, ब्रुकलिन ब्रिज। तो एक जॉन रेमलिंग की जुनून की कहानी है ये, वाशिंगटन की जिद की कहानी है और वाशिंगटन की पत्नी की धैर्य की कहानी है। इसमें इस एक सत्य कथा में जुनून सफलता में काम आया, जॉन रेमलिंग का जुनून, वाशिंगटन की जिद और वाशिंगटन की पत्नी का धैर्य। उसने अपने धैर्य से वो सारी बातें समझी और अन्य इंजीनियर्स को बताई। तो अगर एक बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जुनून जो है एक बहुत हद तक होना चाहिए। ठीक है। जुनून के साथ किया गया कार्य जो है हमेशा सफलता को प्राप्त होता है। सफलता में बहुत सी बातें हैं, एक छोटे मोटी काम, एक चीज काम नहीं करती, एक गाइडेंस काम करती है। अगर कोई व्यक्ति कोई निश्चित स्थान पर जाना चाहता है और वो स्थान उसको पता नहीं है, अगर वो किसी से पूछ लेता है और वो गाइड जो है वो बता देता है कि ये रास्ता है, तो वो आसानी से उसको मतलब कम समय में पार कर सकता है। यदि उसको नहीं पता तो वो भटकता रहेगा बिना गाइडेंस के। तो गाइडेंस की तो आवश्यकता होती है। ये आदि मानव तो है नहीं कि खुद अपने आप से सीखता है। और हम अब समझ चुके हैं कि हमारा जीवन बहुत छोटा है, हमें इस जीवन में बहुत कुछ सीखना है, तो दूसरों की गलतियों से भी सीखना पड़ेगा, दूसरों की गाइडेंस की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। तो जुनून के साथ पहला कदम सफलता में जुनून होना चाहिए। दूसरी बात, एक बात आती है टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत पॉपुलर शब्द है वैसे। टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय प्रबंधन जो है आजकल जो है लाइफ मैनेजमेंट हो गया है। एक प्रकार से ये उसका पर्यायवाची है, क्योंकि अगर हम समय का प्रबंधन कर लेते हैं यानी कि टाइम को मैनेज कर लेते हैं तो जाहिर है कि हमारी लाइफ भी मैनेज हो जाती है। तो वो जीवन प्रबंध, समय प्रबंध ही जीवन प्रबंध बनता है, जैसे कि हम जानते हैं। बात जो है इसमें एक और बात है विशेष कि समय प्रबंधन की अगर बात करें, सबसे पहले क्या है, समय प्रबंधन को अगर हम सामान्य परिभाषा देना तो यह है कि कोई भी कार्य जिसको जिस समय किया जाना चाहिए उसको उसी समय किया जाए, इसी को हम टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन कहते हैं। ठीक है। कोई भी कार्य जब किया जाना है उसी समय ही किया जाए तो इसे समय प्रबंधन कहते हैं। इसका मतलब है कि हर कार्य का जो है एक समय होता है और वो उसी समय अगर किया जाता है तो वो मैनेज हो जाता है। इसमें क्या है कि अगर कार्य को जो है समय के बाद किया जाए, जिस समय किया जाना है उस समय ना किया जाए तो वो अव्यवस्थित हो जाएगा, वो मैनेज नहीं होगा, उसे टाइम मैनेजमेंट की परिभाषा में नहीं रखा जाएगा। इससे क्या है कि सारा का सारा समय प्रबंधन खराब हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट इतना आवश्यक है हमारी सफलता में कि हमें जो कार्य जब किया जाना है उसी समय करना ही है। कार्यों की प्राथमिकता होती है, कौन सा कार्य पहले किया जाए, दोबारा तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर कौन सा किया जाए। ये प्राथमिकताएं होती हैं हमारे जीवन में भी। हर एक चीज की एक प्राथमिकता है। समय पर कोई भी कार्य करना है वो करना ही है। अगर आप जैसे एक टीचर थे, क्लास में आए, वो जब वो क्लास में आए तो
उन्होंने टाइम मैनेजमेंट के लिए पढ़ाना था, और टाइम मैनेजमेंट को पढ़ाने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया। वो एक मर्तवान होता है ना, कांच का मर्तवान लेकर के आए। ठीक है, कांच का मर्तवान जो है वो लेकर के आए, और उन्होंने क्या किया कि क्लास में सबसे पूछा, ट्रांसपेरेंट था, पारदर्शी था, दिखाई दे रहा था, कांच का था तो अंदर भी दिखाई दे रहा था। उन्होंने टेबल पे रख दिया, जहां से टीचर पढ़ाता है उस टेबल पे उन्होंने वो रख दिया। उसके पश्चात क्या किया कि बच्चे जो थे जिज्ञासु थे, वो जानना चाहते थे कि आज हमारे शिक्षक क्या करने वाले हैं। तो उन्होंने मर्तबान खाली रखा और उनसे सब बच्चों से पूछा, मर्तबान जो है खाली है? बच्चों ने एक साथ जवाब दिया कि हाँ, मर्तबान बिल्कुल खाली है। टीचर ने क्या किया कि उसमें बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो भर दिए, बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो भर दिए, काफी बड़े बड़े। और बच्चों से पूछा, क्या ये मर्तबान भर गया? नीचे से ऊपर तक जो है बड़े पत्थरों से जो है वो कर दिया, पाट दिया। ठीक है, बच्चों ने एक साथ एक सुर में कहा कि बिल्कुल टीचर, ये मर्तबान पूरी तरह भर गया है। ठीक है, अब शिक्षक जो है थोड़ा मुस्कुराया। शिक्षक ने मुस्कुरा करके क्या किया कि बजरी होती है, मतलब कंकर टाइप में होते हैं, बजरी होती है पत्थर का छोटा रूप, बहुत छोटा, दाने टाइप में, तो बजरी, ये बड़े पत्थर हैं। और फिर आ गई बजरी। बजरी कैसे होती है? इतनी इतनी, थोड़ी सॉरी थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ऐसे से इतनी इतनी जो है बजरी से इसमें भर दी है। जो भी जगह खाली थी उनको एडजस्ट किया, मर्तबान को हिलाया इस प्रकार से, और वो बजरी जो है वो भर दी। टीचर ने फिर पूछा, क्या ये मर्तबान भर गया? तो अब क्या हुआ कि कुछ हद तक स्टूडेंट समझने लगे थे कि कोई ना कोई चक्कर है, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं भरा। शिक्षक फिर मुस्कुराए और उन्होंने कहा बिल्कुल सही। फिर क्या किया कि शिक्षक ने रेत जो होती है ना, बिल्कुल बारीक रेत, वो इसमें भरना शुरू किया। पहले मर्तबान को हिलाया, एडजस्ट किया, फिर इसमें रेत भरना शुरू किया। तो रेत भरने के बाद बहुत छोटे छोटे कण जो है रेत के इसमें आ गए। बहुत छोटे छोटे कण जो है वो इसमें बिल्कुल समा गए। ठीक है, ये है रेत। पहले बड़े पत्थर डाले, फिर जो है उसने ये बजरी, इस टाइप से उसने डाले बजरी। ठीक है, थोड़े छोटे पत्थर होते हैं। फिर रेत, रेत तो बिल्कुल चूरा होता है, आप जानते ही हैं। तो उसने वो रेत डाल दी, एडजस्ट होगी। फिर बच्चों से पूछा, क्या मर्तबान भर गया? बच्चे बोले नहीं। तो टीचर ने क्या किया कि मेज के नीचे से एक पानी का जो है जग निकाला और मर्तबान में पानी का जग जो है डाल दिया। अब इसमें क्या हो गया, पानी भी एडजस्ट हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, पानी भी है, वाटर। कांच का मर्तबान था, ट्रांसपेरेंट, दिखाई दे रहा था। सबसे पहले बड़े पत्थर डाले, फिर पूछा भर गया? तो बच्चे बोले हाँ भर गया। टीचर मुस्कुराया, फिर उसने बजरी डाली, फिर रेत डाला, फिर पानी डाला। फिर अब जो है पूरा भर चुका था, क्योंकि पानी की डालने के बाद उसमें कुछ नहीं आने वाला था। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने पूछा कि पूरा क्लास थी, टीचर ने पूछ ही लिया कि इस प्रयोग से या इस बात से आप क्या समझे? तो सभी बच्चे एक साथ एक सुर में बोले कि जीवन में कभी भी किसी चीज को एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, इससे हम सामंजस्य सीखे। तो टीचर ने कहा कि मैं सामंजस्य का पाठ पढ़ाने नहीं आया था, मेरा पाठ था समय प्रबंधन। यानी कि अगर इस मर्तबान में शुरुआत में ही पानी भर देते
शुरू में ही पानी भर देते, तो क्या बड़े पत्थर, बजरी या रेत आ सकता था? बिल्कुल नहीं। इसका क्रम क्या था? पहले बड़े पत्थर, फिर बजरी, फिर रेत और फिर पानी। इसमें समय प्रबंधन बताया गया है, न कि सामंजस्य यानी एडजस्टमेंट नहीं बताया। टाइम मैनेजमेंट है। कैसे? कि अगर हम पानी शुरू में डाल देंगे तो फिर कुछ और चीज डाल ही नहीं सकते। यदि हमने हमारे समय रहते युवावस्था में उस समय को बर्बाद किया, यानी कि मौज मस्ती की, हमने अपने जुनून की तरफ ध्यान नहीं दिया, जो हमारा टारगेट है, जीवन का गोल है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो हमारा समय जो है उस पानी की तरह हो जाएगा कि वो पानी भर दिया हमने जीवन में। अब बड़े पत्थर नहीं आ सकेंगे। यानी कि हमें सबसे पहले क्या है कि हमारे जुनून को पकड़ना है। जुनून क्या है? बड़े पत्थर है। यदि हमने सबसे पहले हमने बड़े पत्थर वर्तमान में भरे, यानी हमारे जीवन में हमने सबसे पहले एक निर्धारित कर लिया कि ये हमारा गोल है, तो उस पर सबसे पहले काम शुरू करें। फिर द्वितीयक यानी कि कार्यों को बांटने के सबसे पहले हमारे ये काम है जीवन में। फिर दूसरे नंबर पे क्या है? फिर उससे छोटे महत्व के, कम महत्व के। ये बड़े पत्थर जो है ना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य हैं हमारे जीवन के, वो इंगित कर रहे हैं। बजरी जो है यानी छोटे पत्थर जो है, वो उस बड़े पत्थरों से कम महत्व के हैं, यानी कि बड़े कार्यों से कम महत्व के कार्य दोबारा करें, फिर उससे कम महत्व के, और अंत में ऐसे कार्य करें जो हमारे मतलब मौज मस्ती के हैं एंड में जाके। तो इसलिए हमने पहले बड़े काम भी कर लिए, उससे छोटे भी कर लिए, उससे छोटे भी कर लिए, तो फिर क्या है कि मौज मस्ती कर सकते हैं। पानी का यहाँ संकेत है कि मौज मस्ती मारना। यदि आपने पहले ही मौज मस्ती कर ली, तो फिर बड़े पत्थर यानी हमारे जो बड़े काम है जीवन में करने वाले, वो नहीं कर पाएंगे। तो टीचर ने समय प्रबंधन की परिभाषा दी कि हम अपने कार्यों को निर्धारित करें कि जीवन में प्राथमिक कार्य कौन से हैं, फिर सेकेंडरी कौन से हैं, फिर जो है तृतीयक कौन से हैं, और लास्ट में फाइनली मौज मस्ती के कार्य कौन से हैं। और उसी को इस प्रयोग में ये बताया गया है, इस प्रयोग के द्वारा। तो समय प्रबंधन क्या है? कोई भी कार्य जब किया जाना है उसी समय किया जाए, तो इसे कहते हैं समय प्रबंधन। ठीक है। तो समय प्रबंधन हमारे जीवन में कितना जरूरी है, ये आप जान सकते हैं कि अगर आपने मौज मस्ती की यानी पानी भर दिया वर्तमान में, फिर कुछ और नहीं आएगा, आपके महत्वपूर्ण कार्य रह जाएंगे, वो कभी भी नहीं आप पूरा कर पाओगे। इसलिए समय पर ही कोई भी कार्य किया जाए, वही समय प्रबंधन है। और आजकल समय प्रबंधन को ही हम लाइफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, यानी कि जीवन प्रबंधन। समय प्रबंधन जीवन प्रबंधन हो गया है। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। आजकल समय प्रबंधन जीवन प्रबंधन है। तो पहले मैंने आपको एक चीज बताई है, आपने देखा होगा कि एक जुनून की बात की थी। सबसे पहले क्या किया हमने? जुनून की बात की है यहाँ, कि कोई भी कार्य हमें करना है उसमें एक जुनून अति अनिवार्य है। और जुनून के लिए हमने बहुत से उदाहरण जीवन में बहुत दे सकते हैं, परंतु क्या एक अलग से उदाहरण दिया यूनिक, वो था ब्रुकलिन ब्रिज का। और आप देखेंगे कि जो ब्रुकलिन ब्रिज है वो 1883 में बना, 1883 में। और किसके जुनून की है ये? जॉन जैम्पलिंग के जुनून की कथा है। उसकी सबसे पहले कल्पना और अपने दृढ़ निश्चय के मुझे ये करना ही है और मैं कर दूंगा। और उसने अपने मित्रों को यह बात बताई और मित्रों ने इसकी हंसी उड़ाई। उसने अपने बेटे वाशिंगटन को इस काम के लिए अपने पक्ष में कर लिया और किसी दुर्घटना में जॉन रैमलिंग मारा गया। वाशिंगटन जो उसका बेटा था वो बिल्कुल अपंग हो गया, जुबान से भी और शरीर से भी। पर फिर भी वाशिंगटन ने अपनी जिद को पूरी करने के लिए, उस जुनून को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी के हाथों पर स्पर्श के माध्यम से वो बातें कही और उसकी पत्नी ने धैर्य पूर्वक वो बातें समझी और अन्य इंजीनियर्स को बुलाया और उन्होंने वो ब्रुकलिन ब्रिज बना दिया। तो जॉन रैमलिंग के जुनून और वाशिंगटन की जिद और वाशिंगटन की पत्नी के धैर्य की कहानी है ये ब्रुकलिन ब्रिज। इससे हमें यह पता लगता है कि कभी भी जुनून अगर आप में है, कोई भी कार्य करने का जुनून है, तो हम वो प्राप्त कर सकते हैं। और इसको प्राप्त करने में बहुत से मार्ग हैं, उनमें एक समय प्रबंधन अति अनिवार्य है। टाइम मैनेजमेंट, यानी कोई भी कार्य जब किया जाए उसी समय करना है, जब किया जाना चाहिए तभी करना है, उसी को हम कहते हैं समय प्रबंधन। और इसमें ये वर्तमान वाली कहानी को हमेशा याद रखेंगे आप। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल पूरा पूरा ध्यान देना है इन चीजों पे। इसमें जीवन की सफलता में बहुत सी कहानियां भी हैं परिचित। आप किसी भी सफल पुरुष की बात कर सकते हैं,
महाराणा प्रताप की अगर बात करें, हाँ, समय प्रबंधन में हम इतिहास को देखते हैं तो एक आप देखेंगे टाइम मैनेजमेंट इतना जरूरी है, नहीं तो पूरा देश का इतिहास चेंज हो जाता है। समय प्रबंधन ना करो, क्योंकि मैं इतिहास का छात्र हूं तो मैं इतिहास का उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि आप जानते ही हैं कि पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज थर्ड यानी कि चौहान, राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अजमेर के चौहान वंश के शासक थे। इनका जो है दो युद्ध बहुत फेमस हुए हैं। तराइन प्रथम युद्ध 1191 और तराइन द्वितीय युद्ध 1192, जो कि इतिहास में हमें पढ़ाया गया है। हो सकता है इतिहास में कुछ गलत भी हो, परंतु जो अभी तक हमें पढ़ने को मिला उसमें यही आता है कि ये दो युद्ध हुए थे पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में होने वाले ये जो दो युद्ध थे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन हरियाणा के करनाल जिले में है, यहां मैदान में ये युद्ध हुए। और पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से बुरी तरह हारा, बुरी तरह से पराजित हुआ और पराजय के उपरांत जो है वो यहां से भाग खड़ा हुआ। और 1191 से 1192 का समय जो है करीब करीब एक वर्ष का समय है। ठीक है, 350 उसके आसपास जो दिन थे वो हैं। उसके बावजूद पृथ्वीराज चौहान ने वो एक वर्ष पूरी तरह से जो है समय को लापरवाही से जिया। यानी उनको अहंकार हो गया कि मोहम्मद गौरी को तो मैं दोबारा आ गया तो दोबारा हरा दूंगा। ठीक है, ये एक साल मोहम्मद गौरी पूरी तैयारी करता रहा। पूरी तैयारी यानी कोई कमियां ढूंढी उसने, पहले वो युद्ध क्यों हारा उन कमियों को दूर किया, उसके पश्चात जो है उसने वो दोबारा तैयारी के साथ आया। और ये जो एक वर्ष था 1191 से 1192, पृथ्वीराज चौहान जिसे हम राय पिथौरा कहते हैं, इसने पूरा भोग विलास में बिताया, कोई तैयारी नहीं की। मोहम्मद गौरी जैसे शत्रु के होते हुए भी उसने कोई तैयारी नहीं की। ठीक है, अब ये समय की बर्बादी की और उसी समय का सदुपयोग किसने किया? मोहम्मद गौरी ने। और दुरुपयोग किसने किया? पृथ्वीराज तृतीय यानी राय पिथौरा ने दुरुपयोग किया इस एक वर्ष का। परिणाम क्या हुआ कि 1192 में जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ तब मोहम्मद गौरी ने उस युद्ध को जीता ही नहीं, पृथ्वीराज को पराजित करके उसकी हत्या भी कर दी और भारत का इतिहास बिल्कुल बदल गया। भारतीय इतिहास तराइन के दूसरे युद्ध से बिल्कुल चेंज हो गया। भारतीय संस्कृति में बहुत परिवर्तन हो गया, एक नई संस्कृति भारत में आई, जबकि पुरानी संस्कृति को काफी आघात पहुंचा। भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना हो सके। तो इस सब चीजों को अगर देखते हैं तो समय का सदुपयोग और समय का दुरुपयोग की कहानी भी है ये, मात्र इतिहास की युद्ध की कहानी नहीं है ये, समय के सदुपयोग और समय के दुरुपयोग की बात भी है। यहां मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था पहले युद्ध में, एक वर्ष तक मोहम्मद गौरी तैयारी करता रहा, समय का सदुपयोग किया। उसी एक वर्ष की अवधि जो है पृथ्वीराज ने समय का दुरुपयोग किया। परिणाम भारत की सत्ता, भारत की संस्कृति ही परिवर्तित हो गई, एक देश की संस्कृति परिवर्तित हो गई, देश की सत्ता परिवर्तित हो गई, देश का इतिहास परिवर्तित हो गया एक समय के सदुपयोग और समय के दुरुपयोग से। तो अब आप समझ जाइए कि समय का सदुपयोग और समय का दुरुपयोग कितना अनिवार्य है कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, न कि दुरुपयोग। इससे जीवन चेंज हो जाता है, एक देश का भविष्य चेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सी बातें और हैं, जैसे कि सफलता में प्रमाद कभी ना आए। अगर आप में जुनून है तो प्रमाद आ ही नहीं सकता। प्रमाद क्या है? घोर आलस्य। प्रमाद क्या है? घोर आलस्य है, यानी इतना बड़ा आलस्य के आलस्य के बाद भी आलस आता रहे। कोई 10 घंटे से सो रहा है फिर भी वो 10 घंटे और सो रहा है, फिर भी 10 घंटे और सो रहा है, तो ये है प्रमाद। आलस्य में भी घोर आलस्य होता है, उसे हम प्रमाद कहते हैं।
आलस्य ही नहीं होना चाहिए, प्रमाद की स्थिति तो आनी ही नहीं चाहिए। तो ये हमारी सफलता में सबसे बड़ा बाधक तत्व क्या है? प्रमाद है, आलस्य। ठीक है, तो आलस्य का त्याग करें। आलस्य का त्याग, एक तो कहना, उपदेश देना जो है आसान है, किंतु इसको समझाना कि प्रमाद का त्याग कैसे करें। मान लीजिए कि कर्फ्यू लगा हुआ है, ठीक है, और कर्फ्यू जो है वो लगा हुआ है, और ऐसी स्थिति में जो है एक दूर जहां कर्फ्यू नहीं लगा वहां एक फिल्म लगी हुई है, आपकी बहुत मनपसंद फिल्म है, वो लगी हुई है वहां। ठीक है, आपको वो फिल्म देखनी है, 1 हफ्ते के अंदर वो हट जाएगी फिल्म थिएटर से। ठीक है, और 1 हफ्ते तक कर्फ्यू भी है, ना बस चल रही है, ना कोई गाड़ी चल रही है, ना ट्रेन, ना कोई ऑटो, ना रिक्शा। ठीक है, आपके पास भी जो है वाहन वो खराब पड़ा है हड़ताल के कारण या जो जिसी कारण। अब आप फिल्म देखने जाना चाहते हैं, तो आपके अंदर जुनून है कि फिल्म देखनी है, तो क्या करेंगे? सारे प्रयास जो है नाकाम हो गए, ना बस जा रही ना ये, तो आप सोचोगे टीवी पर आएगी तो देख लेंगे यार, या जब 1 हफ्ते बाद कर्फ्यू हट जाएगा तो पेन ड्राइव में डाल के घर पे अपने या मोबाइल में देख लेंगे। कर सकते हो ना संतोष। परंतु उसी समय अगर ये घटना घटती है जो मैं बताने वाला हूं, कि आपके बड़े भाई या छोटे भाई या कोई बहुत ही क्लोज घर में उसका भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या आप 1 हफ्ते के लिए टाल दोगे कि हफ्ते के बाद देखेंगे यार, आराम हो जाएगा आराम से? जैसे आप फिल्म को तो टाल सकते हो, क्या भाई या बहन का या परिवार के किसी सदस्य का एक्सीडेंट हो गया तो आप अगले दिन या 1 घंटे के लिए भी टाल सकते हो? नहीं टाल सकते। आप उसी समय किसी भी कंडीशन में आप लेके जाओगे, चाहे आपको गोद में उठा के हॉस्पिटल भागना पड़े, वहां आलस्य नहीं आएगा आपको। तो फिर जब हम कोई कार्य करते हैं, चाहे वो स्टडी क्यों ना हो, मैं एक स्टूडेंट की वजह से कह रहा हूं कि स्टडी तो, परंतु एक बिजनेसमैन है, वो उसके लिए भी कार्य होता है, कोई जॉब है उसके लिए वो कार्य होता है, तो उन कार्यों में आलस्य क्यों? उस कार्य को भी उतना ही महत्व प्रदान करें जितना एक एक्सीडेंट घर में किसी परिवार के सदस्य का हुआ है, तो उतना अगर आप ध्यान देते हैं, उतना जुनून के साथ, तो कभी भी जो है आप असफल नहीं होंगे। आलस्य कह देते हैं, अरे आलस्य कल कर लेंगे, पिक्चर देखनी है परसों देख लेंगे, अगर हड़ताल चल रही है तो परसों देख लेंगे, उससे अगले दिन नहीं भी हट भी गई तो पेन ड्राइव में डाल के या टीवी पे देख लेंगे, 1 महीने बाद देख लेंगे, टाला जा सकता है उस काम को। परंतु क्या किसी एक्सीडेंट को अपने ही परिवार के सदस्य जो आपको बहुत प्रिय है, भाई बहन बेटा बेटी माँ बाप, कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो या घनिष्ठ दोस्त हो, तो क्या हम इसको टाल सकते हैं? कभी नहीं। वहां आलस्य कहां होगा? होगा ही नहीं, मन में ही नहीं आती है बातें। बस उसको तो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल लेके जाना ही है। ठीक है, तो ये चीज है, आलस्य को वहां तक सोचे आप कि मुझे ये काम करना है, कि जैसे एक्सीडेंट हो गया घर में, उस टाइप से पढ़ाई को भी अगर 5 बजे सुबह उठना है तो उठना ही है, ठीक है, पढ़ने के लिए, या कोई जॉब में 1 घंटे उसके लिए कोई काम करना है जॉब में जाने से पहले, तो उस 1 घंटे को सुबह प्रातः निकाले या रात को निकाले, उस काम को करें। ठीक है, पहले उसको प्राथमिकता दें। तो ये जो है आलस्य को इस प्रकार से ट्रीट किया जा सकता है। अगर आपको आलस्य है तो आप ये कर सकते हो कि ये कार्य मेरे लिए बहुत जरूरी है, और उतना ही जरूरी है जितना कि कोई एक्सीडेंट घर में हो गया है, उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, वही एक्सीडेंट में कभी भी आप अगले दिन के लिए नहीं टाल सकते। सिंपल है ना ये तो आप समझ ही रहे हो ना, कि अगर आपको पिक्चर देखनी है या कोई ऐसा छोटा मोटा काम है उसको महत्व कम दे रहे हैं, तो आप 1-2 दिन के लिए टाल सकते हैं इसी। परंतु आप अपने जॉब को, जो भी काम है, या आप बिजनेस कर रहे हो वो, या आप एक स्टूडेंट हैं, तो वहां जो आपको काम करना है पढ़ाई, तो उसके लिए उतना ही तैयार रहें जितना कि घर में कोई एक्सीडेंट के होने पर आप तैयार होते। ठीक है, तो ये जो है कुछ, क्योंकि समय सीमा है मेरे पास, समय सीमा के कारण, नहीं तो मैं और बहुत सी बातें अपने अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं, अगर आपको ठीक लगी हो तो आप इनको जो है अपना सकते हैं अपने जीवन में। आप
जुनूनी होना चाहिए कार्य के प्रति, समय का प्रबंधन होना चाहिए, आलस्य का त्याग करना है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इनके कई तरीके हैं, बहुत गहराई में हम जा सकते हैं, बहुत सही तरीके से मैं बता सकता हूं, किंतु समय अभाव के कारण मैं आप इतना ही बता रहा हूं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में कुछ अपनी अलग बातों के साथ, कुछ अन्य अभिप्रेरणा या मोटिवेशनल के साथ। फिर मिलते हैं। जय हिंद।